स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया एक संस्मरणात्मक निबंध, जो अपने आप में एक यात्रा वृत्तांत भी है। यानी वैसे संस्मरण का अर्थ ही जानते हैं आप कि उसका मतलब होता है कि किसी स्मृति को साझा करना, तो यात्रा संबंधी स्मृति है। निबंध बहुत अच्छा है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे जो भी वीडियो दिए जाएं उनका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसका शीर्षक जो है वो है ठेले पर हिमालय। पहले इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में है क्या, बहुत ही अच्छा निबंध है। ठेले पर हिमालय, थोड़ा व्यंग्यात्मक शीर्षक है इसका, ठीक। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्तांत श्रेणी का संस्मरणात्मक निबंध है। इसमें नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा का अत्यंत रोचक वर्णन किया गया है। इसमें नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा का अत्यंत रोचक वर्णन किया गया है और इस यात्रा वृत्त में हिमालय की रमणीय शोभा का ऐसा मनोरम चित्र खींचा गया है, रमणीय शोभा जो मन को हरने वाली हो, अच्छी लगने वाली हो, कि पाठक के मन में एक बार हिमालय दर्शन की लालसा जागृत हो उठती है। कि ऐसा रमणीय चित्र खींचा गया माने इतना अच्छा वर्णन किया है कि हिमालय के प्रति मन में सहज ही हिमालय दर्शन की लालसा जागृत हो उठती है पाठक के मन में, यानी जो भी इसको पढ़ेगा उसके। इस यात्रा वृत्तांत के शीर्षक के औचित्य को जिस सुंदरता से स्पष्ट किया गया है वह केवल धर्मवीर भारती ही कर सकते हैं। यानी इस यात्रा वृत्तांत का जो शीर्षक है उसका औचित्य क्या है, क्या मतलब है, तो उसको जिस सुंदरता से स्पष्ट किया गया है वह केवल धर्मवीर भारती ही कर सकते हैं। यानी अपनी लेखन शैली से यही बता सकते हैं कि वास्तव में इस शीर्षक का पूरा अर्थ क्या है। हिमालय के माध्यम से उच्च शिखरों तक पहुंचने का जो संदेश दिया गया है वह भी अभिनंदनीय है। यानी जिस प्रकार से हिमालय के माध्यम से जीवन के उच्च शिखरों तक पहुंचने का जो संदेश दिया गया है कि हम जीवन के उच्च शिखर पर कैसे पहुंच सकते, कि कैसे जीवन में सफलता दर सफलता हासिल कर सकते, वह भी अभिनंदनीय है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। ये तो थी प्रस्तावना। निबंध क्या है, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना, कि दिलचस्प शीर्षक है, दिल को अच्छा लगने वाला, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। और लेखक कहते हैं कि यकीन कीजिए इस शीर्षक को मुझे बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ा, अर्थात माथा पच्ची नहीं ज़्यादा करनी पड़ी, दिमाग नहीं चलाना पड़ा, बैठे बैठाए मिल गया। अभी कल की बात है, यानी लेखक जब लिख रहे थे तब की बात बता रहे, कल की ही बात है। एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था। गुरुजन उपन्यासकार मित्र यानी जो गुरु भी हैं, और गुरुजन का अर्थ ये भी हुआ कि जो उनसे बड़े हैं, कि लगभग गुरु मानते हैं उनको। तो गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सिलें लादे हुए बर्फ वाला आया। कि ठेले पर बर्फ की सिलें लादे हुए बर्फ वाला आया। बर्फ की सिलें का मतलब बड़ी बड़ी बर्फ का टुकड़े। तो ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। कि ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। जब बर्फ हवा के संपर्क में आती है तो हल्का पिघलना शुरू कर देती गर्माहट के कारण, तो भाप उठती है। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। माने वो उस सिल्लियों को देखकर उसमें उसकी भाप को देखते रहे, उसमें खो रहे, खोए खोए ही बोले, क्या बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौन गया। और लेखक कहते हैं कि तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौन गया। यानी जब मैंने उनसे इतनी बात सुनी तो जो शीर्षक था, जो मुझे अपने वृत्तांत का शीर्षक देना था, वो मन में खोद गया, माने मन में आ गया। और क्या दिया इन्होंने, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाएं। और अब लेखक कहता है मैं इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हैं तो इसे ले जाएं, माने इसको प्रयोग कर सकते हैं।
और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियां बेडौल बेतुकी लिख डालें। बेडौल बेतुकी लिख डालें अर्थात जैसा आप चाहें वैसा इसके साथ व्यवहार कर सकते। शीर्षक मौजूद है और अगर नई कविता से नाराज हों, सुललित गीतकार हों, तो भी गुंजाइश से इस वर्ब को डांटें, उतर जाओ। माने यहाँ थोड़ा व्यंग वाली बात कर रहे हैं, हंसी मजाक वाली बात कर रहे हैं कि अगर आप नए गीतकार हैं तो फिर इस वर्ब को थोड़ा और तो भी गुंजाइश से इस वर्ब को डांटें और कहें कि उतर जाओ, ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो। और इससे कहो कि ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो, क्या काम है, क्यों चढ़े बैठे हो। ओ नए कवियों ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। कि लेखक कहते हैं ओ नए कवियों ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। यहाँ भी व्यंग किया है उन्होंने, हंसी मजाक की बात कर रहे हैं कि कवियों कहा कि ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको वर्ब के रूप में। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी, वे हंसे भी। पर मुझे लगा कि वह वर्ब कहीं उनके मन को खरोंच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय के शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी की उजली बर्फ को धुंध के हल्के नीले जल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है, माने दर्द उठती है। अब लेखक यहाँ ये कह रहे हैं, यहाँ उनके कहने का अर्थ है लेखक का कि जिसने भी हिमालय के थोड़े से भी दर्शन किए हैं, जिसने भी हिमालय के थोड़े से भी दर्शन किए हुए हैं, वो निश्चय ही इस बात को समझ सकता है। कि लेखक कहते हैं कि वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं मन में खरोंच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा। हिमालय की शिखर रेखा को, यानी हिमालय बहुत ऊंचा है तो बादलों तक छूता है, तो नीले आकाश में जिसने हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, माने इतनी ऊंचाई में और वहाँ जाके देखा है हिमालय को, चूँकि हिमालय ऊंचा है और बादल उससे गुजरते हुए मालूम होते हैं। तो जिसने ऐसा देखा है, और चांदनी उजली बर्फ को जिसने देखा है, धुंध के हल्के नीले जल में दूधिया समुद्र की तरह, धुंध के हल्के नीले जल में। अब नीले जल कहने का मतलब है कि यहाँ हम ये कह सकते हैं जब धुंध छाई होती और तो जो नमी होती उसकी बात हो रही। दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। लेखक कहता है ऐसा इसलिए वो उसकी याद आती है क्योंकि मैंने भी वो बर्फ देखी है। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। अब लेखक कहता है सच तो यह है कि बर्फ को बहुत निकट से देखने के लिए हम कौसानी गए हुए थे, कौसानी की यात्रा में। कि लेखक कहता है कि सच तो यह है कि हम बर्फ को बहुत निकट से देखने के लिए कौसानी गए थे कि देख सकें कि बर्फ हिमालय की बर्फ कैसी होती है, तो उसी कारण से हम कौसानी गए हुए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी, यानी नैनीताल से रानीखेत गए और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी गए। और कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है, दूसरी कौसानी, यानी कोसी से एक सड़क जाती है अल्मोड़े और दूसरी जाती है कौसानी। तो कितना कष्टप्रद, कितना सूखा, कितना कुरूप है वह रास्ता। अब लेखक कहते हैं जो वो रास्ता है बहुत कष्टप्रद है, यानी कष्टदायक है, सूखा रास्ता है और कितना कुरूप है वह रास्ता, माने उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो सकता है। तो वही बात करते हैं, यानी रास्ते में जो जैसी चीज़ें हैं उनकी बात कर रहे हैं। पानी का कहीं नाम निशान नहीं। यहाँ सूखे होने का यही मतलब है कि पानी का कहीं कोई नाम निशान नहीं है। सूखे भूरे पहाड़ कहने का अर्थ ये है कि जहाँ कोई हरियाली नहीं, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को, अब लेखक कहते हैं ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े खेत भी थोड़े से
हों तो शायद अच्छे भी लगे, पर उनका एक रस सिलसिला बिल्कुल शैतान की आंत मालूम पड़ता है। लेखक कहते हैं कि जो काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े खेत हैं वहाँ, अगर वो कुछ थोड़े बहुत हो तो फिर भी देखने में अच्छे लगे, लेकिन एक रस माने बिल्कुल लगातार चली गई वो खेत बहुत दूर तक, वही दिखते तो बिल्कुल शैतान की आंत मालूम पड़ते हैं। फिर मजकाली के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर। और लेखक कहता है मजकाली के टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, उसमें अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, यानी जिस वाहन में जा रहे हो उसका ड्राइवर, जितने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर जिसने बस के तमाम मुसाफिरों माने राहगीर जो उसमें यात्रा करे उसकी ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुँचे तो सभी मुसाफिरों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कि लेखक कहता है कि जब हम कोसी पहुँचे तो सभी मुसाफिरों के चेहरे जो थे वो पीले पड़ चुके थे। माने अब चेहरे पीले पड़ने का अर्थ ये है कि सभी के चेहरे मुरझा गए थे। कौसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे, वहीं उतर गए। अब लेखक कहता है कि हम और हमारे जो गुरुजन मित्र हैं वही हम दोनों थे जो वहाँ कौसानी जिनको जाना था, तो हम लोग वहीं उतर गए। बस अल्मोड़े चली गई और बस चली गई अल्मोड़े की तरफ। सामने के एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। और सामने के एक टीन के शेड में माने छप्पर में, काठ की बेंच पर माने लकड़ी की बेंच पर हम वक्त काटते रहे, माने अपना समय हमने बिताया। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी यानी हल्का नमी थी, और तबीयत सुस्त थी यानी तबीयत थोड़ा ठीक ठाक नहीं थी, थकावट थी। 2 घंटे बाद दूसरी लारी आकर रुकी। लारी माने होता है छोटा ट्रक। वो आकर रुकी और जब उनमें से प्रसन्न बदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। प्रसन्न बदन माने हंसमुख मिजाज वाले शुक्ल जी को जब उतरते देखा तो हमारे जान में जान आई, माने थोड़ा राहत की सांस आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। और लेखक कहते हैं शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है, यानी अगर पिछले जन्म में अच्छे पुण्य किए हैं तो फिर शुक्ल जी जैसा साथी मिल जाएगा। यानी इतने अच्छे व्यक्ति, यहाँ अच्छे व्यक्ति होने की बात हो रही है कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने हमें कौसानी आने का विश्वास दिलाया था, कौसानी आने का विश्वास दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी नहीं। थकान या सुस्ती दिखी नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि बड़े हंसमुख भी थे और बड़े उत्साही भी थे, ना थकने वाले व्यक्ति, परिश्रमी। पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी। उन्हें देखते ही हमारी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी, माने दूर हो जाती थी। काफूर होने का मतलब है भाग जाना, थकान गायब हो जाना। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही देखने में चुस्त फुरुस्त अच्छे होते हैं, कि मतलब हंसमुख मिजाज वाले, कि उनको देखते ही बस थकान चली जाए, मन प्रसन्न हो जाए। ऐसे ही थे शुक्ल जी। पर शुक्ल जी, अब लेखक यहाँ कहते हैं, पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? यानी कोई और एक व्यक्ति है जो लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, यानी उनका जो शरीर है वो लंबा दुबला है, पतला सांवला चेहरा है। एमिल जोड़ा सी दाढ़ी। अब एमिल जोड़ा सी दाढ़ी का अर्थ ये है कि विदेशी टाइप के, है ना। एमिल जोड़ा का अर्थ होता है एक फ्रांसीसी उपन्यासकार, एमिल जोला जिनका नाम है, जोड़ा नहीं है, जोला है, एमिल जोला सी दाढ़ी, ठीक, यानी फ्रांसीसी उपन्यासकार थे एक एमिल जोला, तो उन जैसी दाढ़ी थी। ढीला ढाला पतलून, कि ढीला ढाला पतलून पहनते थे, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जरकन, और कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जरकन, यानी कंधे पर ऊनी जरकन पहने हुए थे, यानी पहने नहीं थे, डाले थे केवल। बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर, कि अब वो समझ में नहीं आ रहा था लेखक को कि इन तीनों में से क्या है, बाइनाकुलर है कि कैमरा है या थर्मस है। और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की, यानी और खासी अटपटी चाल थी, माने अब अटपटी चाल होने का मतलब ये है कि थोड़ा बड़े अजीब ढंग से चलते थे। यह दुबला पतला मुझी जैसा सीकिया शरीर,
माने कहने का मतलब ये है कि थोड़ा अलग टाइप का, दुबला पतला ऐसा शरीर, सींक जैसा, और उस पर आपको झूमते हुए आना, उस पर आपका झूमते हुए आना और मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को तोड़कर शुक्ल जी ने कहा कि मेरे चेहरे पर घनी होती हुई उत्सुकता को तोड़कर, घनी होती हुई उत्सुकता, अब मुझे बड़ी उत्सुकता हुई, लेखक कह रहा है कि मैं जानूं इस पर्सन के बारे में, तो उत्सुकता को तोड़कर शुक्ल जी ने कहा, यानी शुक्ल जी समझ गए, को ताड़कर, तोड़कर नहीं ताड़कर माने देखकर, शुक्ल जी ने कहा। अब शुक्ल जी क्या कहते हैं उस व्यक्ति के बारे में? हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन, अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है, यानी अकादमी ने इनको इनकी कृतियों पर पुरस्कार दिया है। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। अब मशहूर चित्रकार हैं सेन, इनका सेन नाम है। तो लेखक कहते हैं कि थोड़ी देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह, यानी बड़े अच्छे व्यक्ति थे स्वभाव से, हृदय से। तो वैसे उनके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। लेखक कहता है वैसे उनके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। अब कर्तव्य देखने का अर्थ यहाँ ये हुआ कि उनके, अब क्या होता है ना, जब किसी व्यक्ति से मिलो तो तुरंत समझ में नहीं आता उसका स्वभाव क्या है, कैसा वो बोलता है, लेकिन बाद में जब उससे ज़्यादा समय हो जाता है बात करते हुए या उसके साथ समय बिताते हैं तो फिर उसके बारे में जानने लगते हैं। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। अब लेखक कहते हैं कोसी से जब बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। अब यहाँ सारा दृश्य बदलने का अर्थ ये है कि मौसम चेंज, माहौल चेंज, सब कुछ चेंज हो गया, रास्ता चेंज, है ना, पूरा हट के एकदम। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी। अब लेखक कहते हैं सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी। सुडौल पत्थर माने मजबूत पत्थरों पर कलकल करती हुई। जब नदी वगैरह कोई चलती है तो उससे जो, उसके चलने से जो ध्वनि आती है उसको कलकल ध्वनि बोलते हैं। तो कलकल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत, मखमल जैसे खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर घाटी, यानी अभी सोमेश्वर घाटी पहुंच गए। कितनी सुंदर है सोमेश्वर घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने पड़ते थे, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कि कभी कभी कोसी दिख जाती थी और उसमें जो नदी नाले पर बने हुए जो पुल थे, नदी नाले गिरने वाले जो, उसमें गिरने वाले जो नदी नाले हैं वो पुल मिल जाते थे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि रास्ते पर जाते हुए कोसी नदी पर जो जो पुल बने हुए हैं वो मिलते थे, चाय की दुकानें, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने। पहाड़ी डाकखाने का मतलब जो डाकखाने वगैरह बने थे, पहाड़ी क्षेत्र में चूँकि, और बस स्टेशन मिल जाया करते थे। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, और कहीं कहीं तो जो सड़क थी वो निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। यहाँ चीड़ के जंगलों से गुजरने का अर्थ ये है कि वहाँ चीड़ के पेड़ बहुत लगे थे, घना जंगल था। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकड़ीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर, ककड़ी पीठ वाले अजगर सी सड़क पर। अब अजगर सी सड़क ये कहा है कि ऊपर नीचे रेंगती हुई, यानी घुमावदार टेढ़ी वेढ़ी सड़क थी। तो जो ऐसे लगती जैसे अजगर नहीं जब चलता है तो टेढ़ी वेढ़ी चाल चलता है, वैसी सड़क थी। धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमको और भी तंद्रालस बना रहा था। अब चूंकि थक गए थे तो थकावट के कारण तो उस सड़क का जो सुहावनापन था वो हमें और भी तंद्रालस बना रहा था। माने तंद्रा में हम डूब रहे थे, तंद्रा आ रही थी, आलस आ रहा था। तंद्रा का मतलब होता है ऊँघे आना, ऊँघने की अवस्था को तंद्रा बोलते हैं। पर ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ रही थी त्यों तो हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। और लेखक कहते हैं ज्यों ज्यों वो सड़क आगे बढ़ रही त्यों तो हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही, माने एक अजीब निराशा मन में आ रही थी कि जो जो सड़क आगे बढ़ रही थी। कहने का मतलब ये कि जो जो हम आगे बढ़ रहे थे, ये अर्थ हुआ। अब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए, यानी कोसी से 18 मील आगे निकल आए। कौसानी सिर्फ 6 मील है, वहाँ से 6 मील कौसानी बची थी। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था। लेकिन लेखक कहते हैं कि अब पता नहीं वो जादू कहाँ गया। कौसानी के बारे में जो सुना था हमने, उसके सौंदर्य के बारे में, वो नहीं दिखाई दिया इनको।
आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी ने अधिक मोहा है। अब लेखक कहते हैं कि आते समय मेरे एक साथी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले उन्हें कोसानी ने अधिक मोहा है, माने कश्मीर के मुकाबले कोसानी उन्हें अच्छा लगा। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था। अब बताते हैं कि गांधी जी ने भी यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था स्विट्जरलैंड का आभास कोसानी में ही होता है। यानी गांधी जी ने इस शीर्षक से कोई पुस्तक लिखी है या उसके बारे में कुछ लिखा है, तो यही इन्होंने इस बारे में लिखा था। तो स्विट्जरलैंड का आभास कोसानी में ही होता है। लेखक कहते हैं जैसे स्विट्जरलैंड के बारे में कहा जाता है वैसी कोसानी है। आगे देखें, ये नदी, घाटी, खेत, सुंदर गांव किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। लेखक कहते हैं इतना सब, ये नदी, यहाँ की घाटी, खेत, सुंदर गांव, लेकिन लेखक कहता है इतनी प्रशंसा की योग्य नहीं कि इतनी प्रशंसा यहाँ की जाए। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे। और लेखक कहते हैं हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से भी करने लगे। अब शुक्ल जी से करने लगे का मतलब ये है कि ये अपना संशय व्यक्त करने लगे कि सुना तो बहुत था इस जगह के बारे, लेकिन वैसी कुछ नहीं दिखाई देती। और ज्यों-ज्यों कोसानी, अब आगे कहते हैं और ज्यों-ज्यों कोसानी नज़दीक आती गई, और ज्यों-ज्यों कोसानी नज़दीक आती गई, त्यों-त्यों अधैर्य, माने अब धीरज नहीं, अधैर्य का मतलब होता है धीरज ना होना, त्यों-त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में क्षोभ, यानी मन में बेचैनी, उदासी हमारे चेहरे पर झलक आया। यानी ये सब भाव आ रहे, अधैर्य भी दिख रहा है, अब धीरज नहीं रहा, असंतोष की भावना भी आ गई और क्षोभ भी आ गया मन में। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। अब शुक्ल जी हमारी इन भावनाओं पर क्या सोच रहे थे ये स्पष्ट नहीं हो पाया, यानी ये समझ में नहीं आ रहा था, यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे, क्योंकि शुक्ल जी कुछ बोल ही नहीं रहे थे। अब हमारे मन में बड़ा अधैर्य और लेखक कहते हैं और बड़ा हमें दिक्कत हो रही थी। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। अब लेखक कहते हैं सहसा बस ने एक बड़ा लंबा मोड़ लिया, यानी एक लंबा मोड़ आया और ढाल पर चढ़ने लगी बस। आगे देखें, सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला है। लेखक कहते हैं सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला है, एक बड़ा पर्वत है, उसी पर बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है, उसी पर बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है। कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। लेखक कहते हैं कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कोसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। लेखक कहते हैं जब कोसानी के अड्डे पर पहुंचे तो बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। लेखक कहते हैं जब देखा तो छोटा सा उजड़ा सा गांव था और बर्फ का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। बिल्कुल ठगे गए हम लोग, कितना खिन्न था मैं। लेखक कहता है पहले तो हमने बहुत सुना था कोसानी के बारे में, लेकिन अब बिल्कुल ठगे गए, ऐसा लगा कि जैसे किसी ने ठग लिया हो, क्योंकि जैसा सुना था वैसा तो कुछ था ही नहीं वहाँ। खिन्न था मैं, उदास था। अन्न खाते हुए बस से उतरा। अब अन्न खाते बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। अब लेखक कहता है जब बिना मर्जी के, यानी बड़ा उदास होकर बस से उतरा, तो जैसे ही जहाँ था वहीं बड़ा बेमन से उतरा बस से, और जहाँ खड़ा था वहीं स्तब्ध रह गया, बिल्कुल शांत। अब क्या कर सकते हैं, ऐसी जगह ही है, यानी मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। लेखक कहते हैं कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी, लेकिन जो सामने की घाटी थी उसमें बड़ा सौंदर्य था। इस कोसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में, यानी आंचल में, यह जो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, कत्यूर की जो रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है। अब कत्यूर का मतलब है हिमालय की घाटी का नाम है जिसको कत्यूर बोलते हैं। छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। यानी पहले सुना जाता था कि इन घाटी में किन्नर और यक्ष जो अन्य जातियां होती, जो मनुष्यों से इतर प्राणी माने जाते हैं। इतर प्राणी कहने का मतलब है जो मनुष्य लोक के नहीं होते और किसी लोक के माने जाते हैं, धरती के नहीं होते, वही यहाँ वास करते थे। 50 मील चौड़ी यह घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत,
सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते। गेरू की शिलाएं यानी वहाँ गेरू का पत्थर बहुत होता है, तो उसकी शिलाएं काट काट कर जो लाल लाल रास्ते बने थे। अब लाल पत्थर होता है गेरू। और मखमली कालीन जैसे खेत थे। 50 मील चौड़ी यह घाटी थी पूरी, जिनके अब जो रास्ते थे जिनके किनारे किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतारें और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियाँ सी नदियाँ। और नदियाँ तो वहाँ ऐसी थी जैसे बेलों की लड़ियाँ हो जो आपस में उलझ जाती हैं। मन में बेखास्ता, बेखास्ता का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से। मन में बेखास्ता यही आया, यानी स्वाभाविक रूप से यही आया, मन में ये भाव आया, विचार आया कि बेखास्ता, मन बेखास्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूँ। कि मन में ये आया कि इनको उठाकर कलाई में लपेट लूँ, मतलब ये भाव आया कि ये नदियाँ वैसी लग रही, इनको लपेट लिया जाए, आँखों से लगा लूँ, मतलब बड़ा सौंदर्य अप्रतीत हो रहा है इनको। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। और लेखक कहते हैं कि अकस्मात हम दूसरे लोक में चले आए थे। क्या होता है? अब दूसरा लोक कहने का अर्थ है कि जब कोई हम ऐसी चीज़ देखते हैं जो बहुत अच्छी हो, जो हमारे परिवेश से न लगे, हमें बहुत, मतलब जहाँ हम रहते हो वहाँ से बहुत अच्छी लगे, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ फिर अब अच्छा है, कुछ ऐसा है जो ऐसा लगता है कि इस लोक का नहीं और लोक का है। तो तभी लेखक कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरे लोक में चले आए। इतना सुकुमार यानी इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ, इतना निष्कलंक कि लगा कि इस धरती पर जो जूते उतार कर पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। मान लेखक कह रहा है इतना सुंदर था वहाँ, इतना अच्छा लग रहा था कि इतना निष्कलंक यानी इतना पवित्र लग रहा था कि ऐसे लग रहा था कि अब जूते पहने हुए चलना बेकार है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जूते पहने हुए चलेंगे तो शायद इस जगह का अपमान हो, इसलिए जूते उतार कर पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया। अब धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया, कहने का अर्थ ये है कि दूसरी ओर नज़र डाली इन्होंने घाटी के उस तरफ। यहाँ घाटी को पार किया माने दूसरी तरफ नज़र गई, और यहाँ ये हरे खेत और नदियाँ, वन, क्षितिज के धुंधलेपन में। क्षितिज का मतलब होता है वो स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते, यानी दूर मिलता हुआ प्रतीत हो। जब दूर हम देखते हैं तो ऐसे लगता है आकाश और धरती मिल रहे हो, तो उसी को क्षितिज बोलते हैं। क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में घुल जाते थे, यानी ऐसे लगता है ये सारी चीज़ें उसी नीले कोहरे में घुल जाती थी, माने मिल जाती थी, खो जाती थी। वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया, यानी दूर देखा तो लगा क्षितिज में जैसे छोटे छोटे पर्वत मौजूद हो, आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं, यानी उसके बाद बादल दिखे और फिर कुछ नहीं, आगे देखे फिर कुछ नहीं दिखा। कुछ देर बाद उन बादलों में निगाहें भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। लेखक कहते हैं कि कुछ देर बाद उन बादलों में निगाहें भटकती रही, इन बादलों को हम देखते रहे, फिर अकस्मात माने अचानक एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा, माने मन में एक बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। क्या हुआ आश्चर्य? इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज़ है? अब बादलों में धीरे धीरे बादल खिसक रहे थे, माने आगे बढ़ रहे थे, तो खिसकते हुए बादलों में कौन चीज़ है जो अटल है, माने जो बिल्कुल अटल है, हिल डुल नहीं रही। यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा। और ये क्या है जो छोटे बादल के टुकड़े जैसी है? आगे देखें। और कैसा अजब रंग है इसका, ना सफ़ेद ना रुफैला, रुफैला माने रूप से भरा हुआ, ना हल्का नीला, एक रुफैला रंग होता है, ठीक है, पर तीनों का आभास देता हुआ, माने ना सफ़ेद है, ना रुपहला है, माने हल्का मटमैला है, ना हल्का नीला है, पर तीनों का आभास देते हुए, लेकिन इकट्ठा ऐसे लग रहा है तीनों कलर एक साथ मिल गए हों। यह क्या है? यानी कोई चीज़ दिखाई दी जो लेखक विस्मय में है, आश्चर्य में है उस देखकर, अजब रंग की चीज़ है। बर्फ़ तो नहीं है? हाँ जी, बर्फ़ नहीं है तो क्या है? आपस में ही पूछते हैं कि बर्फ़ नहीं तो क्या है। और अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा, अचानक एक विचार बिजली सा मन में आया, कौंधा माने आया, कि इसी कत्यूर घाटी के पार वह नागाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। यानी अचानक ये विचार आया कि इसी कत्यूर घाटी के पार माने उस तरफ नागाधिराज, यहाँ नग अधिराज, नग माने होता पर्वत, यहाँ नाग से अर्थ नहीं है, ध्यान दीजिए, नगाधिराज यानी पर्वतों के जो राजा हैं, पर्वत सम्राट हिमालय हैं, इन बादलों ने उसे ढक रखा है। और शायद यही वो चीज़ है जो दिख रही जिनको इन बादलों ने ढक रखा है। वैसे
वह क्या सामने है, उसका एक छोटा सा बाल स्वभाव वाला सिर बादलों की खिड़की से झांक रहा था। यानी बादलों की खिड़की से उसका छोटा सा सिर झांक रहा था, माने छोटा सा उसका रूप दिखाई दे रहा था। मैं हर्षाती रेख माने बड़े हर्ष से, बड़े आनंद से चीख उठा। बर्फ वह देखो बर्फ, मतलब ये कह चुके, तो इतना इन्होंने कहा बर्फ वह देखो बर्फ। शुक्ल जी, क्योंकि अभी तक इनको बर्फ के दर्शन नहीं हुए थे, सूखे सूखे पहाड़ दिख रहे थे केवल। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। लेकिन सभी ने नजर डाली, शुक्ल जी ने भी देखा, सेन ने भी देखा, और फिर वो अकस्मात लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया, और ऐसे लगा जैसे छोटा सा बाल शिखर, यानी छोटा सा बाल का मतलब है बच्चा, यानी शिखर का एक बच्चा सा समझकर, पर्वतों की चोटी को शिखर बोलते हैं, बाल शिखर जानकर किसी ने उसको अंदर खींच लिया हो, बादलों में छुपा लिया हो। खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर ना पड़े, और इसलिए खींच लिया कि खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर ना पड़े। यहाँ थोड़ा एक नए अंदाज में लेखक यहाँ वर्णन कर रहे हैं। उनका कहने का अर्थ ये है कि छोटा सा जो हिस्सा दिखाई दिया वो बादलों में खो गया, और ठीक वैसे ही छिप गया जैसे कोई बाहर झांक रहा हो खिड़की से, उसको अंदर खींच लिया जाए, वही, और इसलिए खींच लिया जाए कहीं गिर ना पड़े कहीं। पर उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था। लेखक कहते हैं लेकिन उस एक क्षण के हिम दर्शन ने, हिम दर्शन कहने का मतलब है कि उस एक क्षण के हिम दर्शन ने, माने एक क्षण के लिए जो हमें हिम दर्शन, बर्फ के दर्शन हुए थे, हिमालय के बर्फ से ढके हुए हिमालय के जो दर्शन हुए थे, उसने हम में जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई। जितनी खिन्नता थी यानी उदासी थी, निराशा थी, थकावट थी, सब छूमंतर यानी सब गायब हो गई। हम सब आकुल हो उठे, हम सब बड़े आकुल हो उठे, मतलब बेचैन हो। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। लेखक कहता है कि अभी ये बादल छट जाएंगे और हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, यानी फिर से हमें हिमालय दिखाई देने लगेगा। निरावृत, निरावृत माने बिना ढका हुआ, बिल्कुल साफ। असीम सौंदर्य राशि, असीम माने जिसकी कोई सीमा न हो, सौंदर्य राशि माने सौंदर्य का भंडार हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। लेखक कहते हैं इन ऐसी आशा व्यक्त करेगी अभी थोड़ी देर में सब दिखने लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे असीम सौंदर्य राशि ने, सुंदरता ने अपने घूंघट को खिसका दिया हो, खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। लेखक कहते हैं सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था, माने मेरे बेचैनी थी हृदय में कि अब जल्दी दिख जाए, इस तरीके से धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। लेखक कहता है कि शुक्ल जी शांत थे और कभी कभार मेरी ओर देखकर थोड़ा मुस्कुरा देते थे। जिसका अभिप्राय था इतने अधीर थे कौसानी आई भी नहीं और मुंह लटका लिया। मतलब वो इसलिए मुस्कुरा देते थे मजाक उड़ाते हुए कि इतने अधीर हो कि अभी तो कौसानी आई भी नहीं और अभी से मुंह लटका लिया। अब समझे यहाँ का जादू। लेखक कहते हैं अब वो शुक्ल जी कह रहे कि अब समझे यहाँ का जादू, मतलब कितनी अच्छी जगह, सुंदर जगह। अभी लेखक क्योंकि निराश हो गया था पहले कि अरे अच्छी जगह नहीं है, जितना सुना था उतना नहीं पाया, लेकिन अब लेखक मंत्रमुग्ध हो गया है ना। अब लेखक बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया। वहाँ डाक बगले के खान सामे ने बताया। अब डाक बगले के खान सामे ने बताया, यानी डाक बगले में जो व्यक्ति वहाँ जो रखवाला होता है उसको खान सामा बोलते हैं, है ना। तो उसने बताया, क्या बताया उसने कि डांग बगले, डाक खानी डांग बगला, डांग बगला मतलब रहने का स्थान। बताया आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब, 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ़ नहीं दिखी। लेखक कहता है कि खान सामी ने ये बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि 14 टूरिस्ट आकर हफ्तों भर पड़े रहे, यहाँ ही रुके रहे, लेकिन उनको बर्फ़ नहीं दिखी, अर्थात बर्फ़ के दर्शन नहीं हुए, वो आप लोगों को हो गए। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं, अर्थात ऐसे आसार माने संभावना की, संभावना खुलने की हो रही है, मौसम साफ होने की संभावना हो रही है। कि लेखक को बड़ा अच्छा लगा, आश्चर्य भी हुआ। सामान रख दिया गया, यानी अब ये डाक बगले में रुके हैं, सामान रख दिया गया, पर मैं, मेरी पत्नी सेन,
शुक्ल जी सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एक टक सामने देखते रहे। यानी मैं, मेरी पत्नी, यानी लेखक की पत्नी सेन, शुक्ल जी सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एक टक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। लेखक कह रहा है कि बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी। माने अनावृत का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ ढकना को आवृत करना बोलते हैं, अनावृत माने हटा देना। यानी कहने का मतलब ये है कि हिम रेखाएं का अर्थ ये हुआ कि सामने जो हिमालय था, हिमालय जो बर्फ से ढका हुआ था, वो हिम रेखाएं दिख रही थी। अब एक एक नए नए शिखरों की हिम रेखाएं दिख रही थी, यानी नए नए शिखर के दर्शन हो रहे थे और साफ जैसी बादल हट रहे थे। और फिर सब खुल गया, यानी सब खुल गया कहने का अर्थ ये है कि फिर सब दिखने लगा। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। लेखक कहते हैं बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती। गहरे शून्य का इधर अर्थ ये है कि दूर तक देखो तो फिर शून्य, ऐसे लगता है जैसे कुछ ना हो, केवल खाली। मतलब जब बहुत दूर तक नजर मारते हैं तो कुछ ज्यादा साफ नहीं दिखाई देता, तो उसको शून्य कहते हैं। गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला, माने बहुत बड़ी श्रृंखला, जहां तक देखो हिमालय ही हिमालय। तो लेखक कहते हैं हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थीं, अगर यह बता पाता तो यह खरोंच, यह पीर, खरोंच माने जैसे खरोंच नहीं देते, रगड़ देते कुछ, उसको खरोंच बोलते। यह खरोंच, यह यानी दिल की खरोंच, यह पीर यानी यह पीड़ा ही क्यों रह गई होती। यानी अगर मैं ये अपनी भावनाएं बता देता तो ये सब पीड़ा क्यों रह गई होती, मन में ये पीड़ा न रहती। आगे देखें। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, माने मन में जो कुछ भी था वो सब समाप्त हो गया था। अंतर्द्वंद माने संघर्ष, भावनाओं का जो संघर्ष होता है उसको अंतर्द्वंद बोलते हैं। सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे थे, माने इतना अवश्य था, धुंधला सा संवेदन, एक अनुभव ऐसा भी था कि ऐसी संवेदनाएं मन में आ रही थी जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतल माथे को हिमालय की शीतलता माथे को छू रही थी। यानी अब ठंडक आ गई, छू रही है। और सारे संघर्ष, सारे अंतर, मान जितना अभी तक संघर्ष किया था आते समय वो सारा कुछ नष्ट हो गया, सारे अंतर्द्वंद समाप्त हो गए, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा था। सारे ताप माने शरीर की गर्माहट नष्ट हो रही थी। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था। अब लेखक बताते क्यों पुराने लोग भौतिक, दैहिक और दैविक, इन तीनों को कष्टों को ताप कहा था। ये ताप हैं, शरीर का कष्ट हो, चाहे वो मन का कष्ट हो, चाहे वो भौतिक कोई कष्ट हो, इनको ताप कहा है साधकों ने। उसे नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे। यानी जब मनुष्य को दैहिक, दैविक और भौतिक ताप होते हैं तो फिर मनुष्य हिमालय की तरफ भागता है। तो क्यों भागता है, ये चीज़ ये लेखक बताते कि इसलिए भागता है। यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन में क्षितिज पर उदित हुआ। कि लेखक कहते हैं कि दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर, यानी मन में क्षितिज, मन का क्षितिज का मतलब मन के आकाश में उदित हुआ कि कितनी पुरानी है यह हिम राशि। कि लेखक कहता है मन में मेरे अचानक आया कि ये हिम राशि, मानिए हिमालय कितनी पुरानी है, जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत, अविनाशी, माने कभी समाप्त न होने वाली, शाश्वत का माने हमेशा रहने वाली, अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कि लेखक कहते हैं ना जाने कितने समय से ये बर्फ यहाँ जमी हुई है। कुछ विदेशियों ने इसलिए इस हिमालय की बर्फ को कहा है चिरंतन हिम, यानी हमेशा रहने वाली हिम। तभी तो विदेशियों ने इसको चिरंतन हिम कहा है। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, जल, घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। यानी सूरज ढल रहा था और दूर दिखाई दे रहा था, दर्रे दिखाई दे रहे थे, ग्लेशियर यानी बर्फ की विशाल
विशाल क्षेत्र को ग्लेशियर बोलते हैं। बड़े बड़े पहाड़ जैसे टुकड़े, जल, घाटियों का क्षीण आभास। अब क्षीण आभास कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा दूर से दिखाई दे रही थी। आतंकित मन से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं। कि आतंकित मन से यानी डरे हुए मन से मैंने ये सोचा कि क्या कभी मनुष्य का चरण इन घाटियों में पड़ा भी है या नहीं, इन पर पड़ा भी, यानी मनुष्य कभी यहाँ मनुष्य ने चल के भी देखा है या नहीं देखा। या अनंत काल से इन शून्य बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंधड़ हू करते हुए बहते रहते हैं। अंधड़ हू करते हुए बहने का मतलब ये तेज हवाएं चलना, बर्फ का गिरना, बर्फ के ढेर बन जाना, ये सब चीज़ों की चर्चा हो रही कि या तो क्या कोई कभी लेखक का मन में ये विचारा है क्या कोई कभी इन पर चला है या फिर ये हमेशा से ही ऐसे हैं सूने बर्फ के ढके दर्रे कि जहाँ कोई है ही नहीं, कोई जाते ही नहीं, शून्य हैं। इसके बाद है आगे देखें, सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। अब लेखक कहते हैं सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे जो ग्लेशियरों में पिघली हुई केसर थी वो बहने लगी। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। जो बर्फ थी वो कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। कमल के लाल फूलों में बदलने लगी का अर्थ ये हुआ कि सफ़ेद जो बर्फ है सूर्य चूंकि अस्त हो रहा है तो ललामी छा जाती है। अब ललामी छा जाने के कारण लाल लाल सा दिखने लगती है, बर्फ बदलने लगी और घाटियाँ गहरी नीली हो गई और जो घाटियाँ थी वो भी नीली नीली सी दिखने लगी। घाटियाँ गहरी नीली हो गई। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुँह हाथ धोने और चाय पीने में लगे। जब अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुँह हाथ और चाय पीने में लग गए। मुँह हाथ धोने में और चाय पीने में लग गए, यानी मुँह हाथ धोया और फिर चाय पीने लगी, ये अर्थ हुआ इसका। आगे देखें, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम जैसे सबका कुछ छिन गया हो। माने सब लोग ऐसे शांत थे, बिल्कुल चुपचाप, जैसे किसी का कुछ छिन गया हो, सबका सब कुछ छिन गया हो, कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो। मतलब ऐसे चेहरे लग रहे थे जैसे या तो इनका कुछ छिन गया हो या फिर इनको कुछ मिल गया हो, ऐसा मिल गया हो जिसके अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो, अपने में डूब गए हो। यानी जब कोई चीज़ मिल जाती तो ऐसे लगने लगता है जैसे इसको अंदर ही अंदर सहेज रहे हो कि समेट लें पूरा, और आत्मलीन हो गए हो, अपने आप में लीन हो गए हो। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। लेखक कहता है थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। हम बाहर निकले यानी शाम का समय हो गया, रात हो गई तो चंद्रमा निकल आया। हम बाहर निकले। इस बार सब शांत था। लेखक कहते हैं इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। ऐसे लग रहा है जैसे हिमालय सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। आराम कुर्सी एक प्रकार की कुर्सी होती है जिस पर हम लेट भी सकते हैं। तो लेखक कहता है मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर लेट गया, बैठ गया उसमें। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है। लेखक कहता है कि अब मैं थोड़ा सोच नहीं पा रहा, कोई कल्पना नहीं कर पा रहा, यानी मेरा मन बड़ा कल्पनाहीन हो गया था। इसी हिमालय को देखकर किसने किसने क्या क्या नहीं लिखा, और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय एक शब्द भी तो नहीं जागता। यानी लेखक के मन में एक शब्द भी नहीं आ रहा था कुछ लिखने के लिए कि क्या लिखें, क्योंकि स्तब्ध है बिल्कुल। लेखक बड़े आश्चर्य में है कि इतनी अच्छी जगह तो भूल गया, उसमें तो कुछ विचार भी नहीं आ रहे मन में, ये अर्थ हुआ। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। लेकिन लेखक कहता है कि मेरा कुछ ना कल्पना कर पाना कितनी छोटी बात है इस हिम सम्राट के समक्ष, यानी इस हिमालय के सामने। हिम सम्राट इसलिए कहा गया, सम्राट व राजा, बर्फ का राजा। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे। और लेखक कह रहा है कि लेकिन धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे, अर्थात मन में भी विचार उठ रहे थे जो छट रहे थे। यानी जो अब विचार बादल थे कहने का मतलब था बादल जब होते हैं तो कोई चीज़ सामने दिखती नहीं, तो वैसे ही शायद कल्पनाहीन हो गया था मन, तो उसका कल्पनाहीनता के बादल थे, तो मन में कोई विचार नहीं आ रहा था। तो अब बादल जब छटने लगे तो विचार आने लगे, छट रहे थे। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है। कि लेखक कह रहा मन में अब कुछ ऐसा आ रहा था जो इन हिमालय की प्रकृति का, हिमालय के स्वभाव जैसा था। कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है। कि मन में कुछ ऐसा आ रहा है लेखक के जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है, ताकि
इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। यानी अब ऐसे विचार उठ रहे जो इन्हीं के स्तर में मिल सके, अर्थात हिमालय के वैभव को अपने आप पे समेट सके, ऐसे विचार जो इसकी व्याख्या कर सके हिमालय की। यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है। अब लेखक को थोड़ा ये मन में आ रहा है कि जैसे हिमालय ऊंचाई पर बढ़ गया हो और मैं छोटा भाई उसका, और मुझको अब थोड़ा हतोत्साहित और कुंठित देखकर, लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित करने की कोशिश कर रहा है कि अरे चिंता न करो और कोशिश करो सोचने की और लिखने की। कुछ स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है, और स्नेह पूर्वक चुनौती भी दे रहा है। बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं देता है कोई चुनौती, उसी प्रकार से हिम्मत है ऊंचे उठोगे, और इस प्रकार चुनौती दे रहा है कि हिम्मत है ऊंचे उठोगे। आगे देखें। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा। और लेखक कहते हैं सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा, यानी ये जो सेन साहब आए थे इनके साथ, उनकी ये पंक्ति गा उठे। जैसे तंद्रा टूट गई, और लेखक कहता है ऐसे लगा जैसे तंद्रा टूट गई, माने आलस्य टूट गया और आलस्य खत्म हो गया पंक्ति गाते ही। और हम सक्रिय हो उठे, समझें जरा, समझें एक बार फिर से समझें, यहाँ थोड़ा दूसरा अर्थ है। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन, जो सेन आया हुआ था वो रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की कोई पंक्ति उसने अचानक गा दी उसने। तो ऐसे लगा जैसे तंद्रा टूट गई हो, माने सब लोग जो आलस्य में थे, वो तंद्रा का मतलब होता उन्नीदी अवस्था, न सोई हुई अवस्था न जागी हुई अवस्था, बीच की अवस्था को तंद्रा बोलते हैं। जैसे तंद्रा टूट गई हो और हम सक्रिय हो उठे, यानी हम सब में सक्रियता आ गई, थोड़ा चौकन्ने हो उठे। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में झलक पड़ रहा था। अब वो पंक्ति सुनकर अदम्य शक्ति आ गई, उल्लास आ गया, आनंद आ गया, झलक पड़ रहा था, यानी ये सब चीज़ें आ गई। सबसे अधिक खुश था सेन। लेखक कहता है कि जैसे ही रविंद्र की सेन ने पंक्ति कही तो हमें अदम्य शक्ति, उल्लास और आनंद आ गया। सबसे अधिक खुश था सेन, और सबसे अधिक खुश कौन था? सेन था। बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ, यानी सेन जब पंक्ति गा रहा था तो हमें तो अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद आ ही गया था, साथ ही साथ सेन बच्चों की तरह चंचल दिख रहा था गाते समय, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ, बड़े मौज मस्ती में। बोला, क्या बोला? भाई साहब हम तो बंडर स्ट्रक हैं, माने आश्चर्यचकित हैं कि यह भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। और कह रहा है वो कि यह भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है, अर्थात ये हिमालय कितनी अजीब चीज़ है, ये अर्थ है उसके कहने का। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा। कि लेखक कहता है कि अब इतना उसने कहा कि हमारी हंसी मुश्किल से भी ठंडी हो पाई, कहने का मतलब हमने हंसी ख़त्म कर ही पाई थी कि वो शीर्षासन करने लगा। और पूछा गया तो बोला, हम हर पर्सपेक्टिव से हिमालय देखूंगा। अब हर पर्सपेक्टिव यानी हर पहलू से हिमालय देखूंगा, वो ये कहना चाह रहा है। अब शीर्षासन करके उल्टा भी हिमालय देखना चाहता, उल्टा होकर, तो शीर्षासन पे खड़ा हो गया और कह रहा है कि हम हर पर्सपेक्टिव से हिमालय देखूंगा। बाद में मालूम हुआ कि वह मुंबई की अत्याधुनिक चित्रशैली से थोड़ा नाराज है और कहने लगा। बाद में मालूम हुआ कि वह मुंबई की अत्याधुनिक चित्रशैली, जो चित्र खींचने की जो तरीका है, उससे वो नाराज है और क्या कहने लगा? ओ सब जीनियस लोग, सिर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, यानी ये उसके बोलने का ढंग है सेन का। वो कह रहा है वो सब जीनियस लोग यानी बुद्धिमान लोग, सिर के बल, यहाँ सिर को सिर कह रहा है, सिर का के नहीं का, सिर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, इसी से मैं भी सिर के बल खड़ा होकर हिमालय देखता हूँ। मतलब ये उसकी बातों में हंसी तो आएगी जब इस तरीके से बोलेगा। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे। लेखक कहता है दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे, जहाँ गोमती बहती है, जहाँ गोमती नदी बहती है वहाँ पहुँचे ये। गोमती की उज्ज्वल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। अब गोमती नदी की जो जलराशि थी, उज्ज्वल जलराशि माने साफ सुथरा जल, उसमें
जो थी बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी, माने उनकी छवि उसमें पड़ रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुंचूं, कैसे पहुंचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भर कर भेंटा, उसमें डूबा रहा। लेखक कहते हैं उसमें डूबा रहा माने कि उसी गोमती में जो छवि पड़ रही थी हिमालय की, उससे जब जी भर कर भेंटा, यानी मन ही मन हिमालय को गले लगाया और उसी में डूबा रहा। और ये भी था कि कब इन शिखरों पर पहुंचूं, ये भी मन में भाव आ रहा था बराबर। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है, कि लेखक कहता है जब भी आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है, माने मन में दर्द उठता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। लेखक कहता है कि कल जब मेरे मित्र ने ठेले पर जो बर्फ देखी, उसको देखकर वो स्मृतियों में डूब गए थे हिमालय की, तो उस दर्द को मैं समझ सकता हूँ कि उनको भी हिमालय की याद आई होगी, तभी वो उसमें डूब गए, उनकी यादों में हिमालय की। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह दर्द को भुलाने का ही बहाना है। और लेखक कहते हैं जब ठेले पर हिमालय वाली बात कहता हूँ और हंसता हूँ तो ये उस दर्द को भुलाने का एक बहाना है, यानी थोड़ा बहुत मन को शांति मिलती है। मतलब कहने का मतलब ये बर्फ भी उसी हिमालय का रूप है, ये अर्थ है उनका। ये बर्फ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं, यानी बार बार हिमालय की याद आती है। वही बर्फ की ऊंचाइयाँ यानी बर्फ के शिखर जो हैं वो बार बार बुलाते हैं। और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। और लेखक कहते हैं कि अब हम हैं कि अब कोई और अन्य चारा नहीं है, उपाय नहीं है, तो जो ठेले पे जो बर्फ निकलती है उसको ही देखकर मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालय से घिरकर ही तो तुलसी ने कहा था। लेखक कहते हैं कोई ऐसा क्षण रहा होगा जब ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर तुलसी ने कहा होगा। क्या कहा होगा? कब अहूँ को हों यहीं रह नहीं रहूँगो, कि कभी ऐसा समय आएगा जब मैं भी हिमालय में रहूँगा। ये अर्थ है इसका कि कभी ऐसा समय आएगा यहीं रह नहीं रहूँगा, यानी ऐसे हिमालय में मैं रहूँगा जब ऐसा कभी समय आएगा। तो कब अहूँ को हों यहीं रह नहीं रहूँगो, ये वो समय आएगा जब मैं हिमालय में रहूँगा। कब अहूँ का माने कभी, हों माने मैं, यही माने यही, रह नहीं रहूँगो यानी इसी तरीके से मैं रहूँगा। मैं भी इसी रहनी का अर्थ है इधर जीने का ढंग, कि मैं भी इसी तरीके से जीऊँगा जैसे हिमालय में जीऊँगा या हिमालय की तरफ जाके जीऊँगा, यानी वहाँ रहूँगा। ये अर्थ है कि कब अहूँ को हों यहीं रह नहीं रहूँगो, कि मैं भी कभी इसी तरीके से रहूँगा। इसके दो अर्थ हैं, ये तरीके से रहना और दूसरा हिमालय में रहना, कि कब अहूँ को हों यहीं रह नहीं रहूँगो। मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूंगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। लेखक भी मन में विचार करते हैं, क्या मैं भी ऐसे कभी रह सकूंगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूं। और लेखक कहते हैं कि अब मन में आता है कि हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूं, माने मन में ये विचार आ रहा कि ऐसा कुछ करूं कि हिमालय ये संदेश चला जाए कि मैं रहना चाहता हूं। नहीं बंधु आऊँगा। और क्या संदेश है भेजूं कि नहीं बंधु मैं आऊँगा, मैं फिर लौट कर वहीं आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मन रमता है, मैं करूं तो क्या करूं। यानी अपनी बात ये कहते हैं लेखक कि मेरा मन वहीं रमता है, मैं करूं तो क्या करूं, मैं वहीं रहूँगा, वहीं आऊँगा, वहीं रहूँगा। तो इस तरीके से ये जो अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। ठेले पर हिमालय, बहुत अच्छा शीर्षक है, ठेले पर हिमालय। समझ में आ गया होगा आपको। यदि ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।